बैम्बू क्रॉसबो फिशिंग। मलकापुर नाम के गांव में एक बहुत बड़ा मछलियों का तालाब था। एक दिन उस तालाब के पास बोली लग रही थी। वहां पर कलेक्टर, बोली लगाने वाले और गांव वाले सब जमा हो गए थे। तभी वहां एक कार आई। उस कार में से मानिकलाल नाम का धनवान और उसका बेटा किशनलाल दोनों उतरे और वहां पहुंचे। कलेक्टर साहब नमस्कार। देरी के लिए माफी चाहता हूँ, रास्ता ढूंढने में टाइम लग गया, इसलिए 1 घंटे की देरी हो गई। चलिए बोली लगाते हैं। बोली लगाने के लिए अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोगों का स्वागत है, लेकिन इस बात की मुझे हर बार हैरानी होती है कि यहाँ के स्थानिक लोग मलकापुर वासी कभी भी इस बोली में भाग नहीं लेते। ऐसा क्यों, ये मैं समझ नहीं पाया। कलेक्टर साहब, हम सिनेमा देखने वाले दर्शक की तरह है। हम सिनेमा थिएटर जाके सिनेमा देखने वालों में से है, लेकिन सिनेमा का निर्माण करना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए हम बोली में भाग नहीं लेते, लेकिन आकर देखने में मजा आता है। इसीलिए हम नीलामी देखने आए हैं। ठीक है, तो नीलामी शुरू करते हैं। मलकापुर मछलियों के तालाब की सरकार की ओर से बोली है 10 लाख रुपए। अब आप बोली लगा सकते हैं। मेरे ओर से 12 लाख। आपकी बोली 12 लाख रुपए की है, मेरी 15 लाख रुपए। मेरी बोली 20 लाख रुपए की है, मैं 20 लाख की बोली लगा रहा हूँ। मैं 25 लाख देने के लिए तैयार हूं। 30 लाख रुपए से ज्यादा की बोली कोई नहीं लगाएगा। कलेक्टर साहब, आप वो तालाब मुझे दे दीजिए। कलेक्टर साहब, हमारी बोली 35 लाख रुपए की है। 35 लाख में हम ये तालाब लेने के लिए तैयार हैं। तब सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और चुप रह गए। कंग्रेचुलेशंस मानिकलाल जी, अब 1 साल के लिए ये तालाब आपकी है। इसमें पलने वाले सब मछलियाँ आपकी हैं। ये लीजिए परमिट के कागजात। कलेक्टर ने मानिकलाल से पैसे लिए और उसके हाथ में कागज थमा दिए। उसके बाद कलेक्टर और बोली लगाने के लिए आए हुए सब लोग चले गए वहां से। सिर्फ गांव वाले वहीं के वहीं रह गए। गांव वालों, मैं इस इलाके में नया हूँ। आप में से कोई मछुआरा है? हमारे तालाब में मछली पकड़ें और जो मजदूरी हम दें वो आप ले लें। बस ये सुनते ही लोग हंसने लगे। ये क्या, आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? हमने तो कोई चुटकुला सुनाया नहीं। अरे ये चुटकुला नहीं है तो और क्या है बेटा? क्या तुम लोग जानते हो कि हम इस नीलामी में क्यों नहीं भाग लेते? इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। पता नहीं क्या जादू है। आगे आगे तुम ही जान जाओगे। चलो भाई चलते हैं। यूं सब गांव वाले वहां से चले गए। ये बात सुनकर बाप और बेटे दोनों हैरान हो गए। उसके बाद बाप और बेटे ने जाल फेंककर मछली पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। ये देखकर वे हैरान हो गए। शाम तक उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं आई। वो समझ नहीं पाए कि तालाब में इतने सारे मछलियों के होते हुए भी एक भी मछली उनके हाथ क्यों नहीं लगी। अगले दिन एक स्वामी जी उनके पास आए। बच्चों, तुम्हारी परिस्थिति पर मुझे दया आती है। यह एक जादुई तालाब है, इसमें मछली पकड़ना किसी की बस की बात नहीं है। आपने इस तालाब के लिए बोली क्यों लगाई? स्वामी जी, जब हम यहाँ आए ये सब हमें पता नहीं था। इस इलाके में हम नए हैं, हमने अपनी सारी जायदाद इस पर लगा दी स्वामी जी। अब यदि हम मछली पकड़ नहीं पाए तो हमें भीख मांगना पड़ेगा। स्वामी जी, कृपा करके हमारी सहायता करें। ऐसा ही सही, लेकिन एक वादा करो कि आप गरीबों की सहायता करोगे, तभी मैं आपकी सहायता करूंगा। स्वामी जी, यदि आप हमारी मदद करेंगे तो हम जरूर गरीबों की सहायता करेंगे। हम वचन देते हैं, कृपा करके हमारी सहायता करें स्वामी जी। तब स्वामी जी ने हवा में हाथ घुमाया। तब वहां पर एक बांस का डंडा प्रकट हुआ। उसके एक सिरे पर 2 हिस्सों में कटा हुआ था। स्वामी जी ने वो बांस किशनलाल को दिया। बेटे, ये एक जादुई बांस का डंडा है। इसकी मदद से तुम जितने चाहो मछली पकड़ सकते हो। कहकर वहां से चला गया। यूं बाप और बेटे दोनों तालाब के पास गए। किशनलाल उस बांस के डंडे से मछली पकड़ने लगा। यूं सारा नाव मछलियों से भर गया।
उन्हें बाजार में बेचकर पैसे भी कमाए। यूं बाप और बेटे उस बांस के डंडे से मछली पकड़ने लगे। यूं कमाए हुए पैसों से वो थोड़ा बहुत गरीबों की भी सहायता करने लगे। इस तरह वे खुशी खुशी गुजारा करने लगे। सौतेली माँ वर्सेस बेटी। खिलर नाम के गांव में जोशी नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बीमार पड़कर मर गई थी, तो इसीलिए वो अपनी बेटी सीमा को खुद ही पालता था। एक दिन जोशी के पास उसका दोस्त सुखदीप और उसकी बहन रेखा आए। एक दिन सुखदीप जोशी से, अरे यार, और कितने दिन तुम यूं ही घर पर बैठे रहोगे? तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, यूं ही घर पर बैठे रहोगे तो तुम अपने बेटी के साथ भी अन्याय करोगे। मैं तुमसे एक बात कहूँ, रेखा तुम्हें पसंद करती है, वो सीमा को अपनी सगी बेटी की तरह देखेगी, तुम उससे शादी कर लो, क्यों, क्या कहते हो? तब जोशी मान गया और उसने रेखा से शादी कर ली। कुछ समय बीत गया तो रेखा की भी बेटी हुई। तब से रेखा ने सीमा का ख्याल रखना छोड़ दिया। जोशी के बहुत कहने पर भी वो सुनती नहीं थी। एक दिन सीमा पढ़ रही थी कि रेखा और सलोनी उसके पास पहुंचे। एक चेरी प्लेट में एप्पल्स रख के खा रहा था। तब रेखा सीमा से, सीमा बेटी, क्या पढ़ रही हो? गणित पढ़ रही हूँ माँ, कल से स्कूल में एग्जाम्स है, मैं अपने क्लास में फर्स्ट आना चाहती हूँ। अच्छा, चलो अच्छा है, तुम अच्छी तरह पढ़ोगी तो अच्छे नंबर आएंगे और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी। यहाँ आओ बेटे, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया इनाम देती हूँ, कहकर जलते हुए लकड़ी से उसके हाथ को जलाया। तब दर्द से रोती हुई सीमा, ये क्या माँ, तुमने यूँ मेरा हाथ जला दिया, कल एग्जाम है, तुम तो जानती हो, अब मैं एग्जाम कैसे लिखूंगी? आप हमेशा कोई ना कोई बहाने करके हर रोज मुझे मारती रहती हो, मुझे इतना नाराज क्यों रहती हो मुझसे माँ? अरे गुस्सा नहीं रहूंगी तो और क्या रहूंगी कलमुई, पति पत्नी के बीच तुम कांटा बनकर घूम रही हो, मुझे तो उस दिन चैन मिलेगा जब तुम मरोगी कलमुई। मैं भी यही सोचती हूँ माँ कि तुम बाप बेटे के बीच में चुड़ैल बनकर आई हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे बाद ही मरूंगी। तुम्हारी ये मजाल, तुम मुझसे जबान लड़ाती हो, मुझे मरने के लिए कहती हो, आज तुम मेरे हाथों मरोगी, कहकर सीमा को पकड़कर बहुत मारने लगी। तभी सुखदीप वहां पहुंचा और सीमा को छुड़ाकर, रेखा तुम कर क्या रही हो? तुम पगला गई हो क्या? तुमने जोशी से क्या कहकर शादी किया था और अब तुम कर क्या रही हो? यूं बेचारी नन्ही सी जान को ऐसे तकलीफ नहीं देना चाहिए। याद रहे कि तुम्हारी भी एक बेटी है। जोशी ने मुझसे कई बार शिकायत की, मैंने सोचा कोई बात नहीं, तुम बदल जाओगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी क्रूर हो। अच्छा, अब तो पता चल गया ना, तो तुम क्या कर लोगे? देखो, तुम मेरे भाई हो इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ, वरना उसके साथ साथ तुम्हें भी 4-5 मार देती। और तुम होते कौन हो मेरी शादी कराने? दोबारा इस घर में पांव रखा तो टांगे तोड़ दूंगी, चलो निकलो यहाँ से। तब सीमा सुखदीप के पास आई और, मामा जी, मैं भी आप ही के साथ आती हूँ, वरना माँ मुझे मार डालेगी। अरे निकलो, दोबारा घर में पांव रखा तो टांगे तोड़ डालूंगी, कलमुई कमीनी। तब सुखदीप सीमा को अपने साथ अपने घर ले गया और अपनी पत्नी पूनम को जो कुछ बीता सब बताया। रेखा के लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं आजकल, उसको सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, कहकर अपना आइडिया बताया। अगले दिन सुखदीप और सीमा अदिति नाम की एक और स्त्री को लेकर जोशी के पास गए। उन्हें देखकर जोशी, बेटी सीमा, तुम कहाँ चली गई थी? क्या तुम जानती हो कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी? अरे तुम चिंता ना करो, वो अपने माँ को ढूंढते हुए गई थी और ये देखो अपनी माँ को लेकर आई है। अरे तू है कौन? किसी घटिया औरत को लाकर इस कलमुई की माँ कहते हो? ए रेखा, क्या बात है? दिन भर दिन तुम्हारी जुबान बेकाबू होता जा रहा है। अपने सगे भाई से ऐसी बात करती हो? अरे यार जोशी, कुछ चुड़ैल होती ऐसी हैं। अरे तुम उसकी परवाह ना करो। यार जोशी, मैंने तुम्हें रेखा से शादी करने के लिए किस लिए कहा था? ताकि वो सीमा का ख्याल रख सके। वो काम ये ठीक से कर नहीं रही, इसीलिए सीमा की माँ के रूप में अदिति को लेके आया हूँ। इसीलिए अब से इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। क्यों ज्यादा अकड़ दिखा रहे हो? अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट किया तो सबको अंदर कर देंगे वो। क्या कंप्लेंट करोगी? यही कि मैं इस छोटी सी नन्ही सी जान को बहुत तंग कर रही हूँ, इसलिए वो दूसरी माँ लेके आई है। तब जज साहब तुम्हें बहुत गालियाँ देंगे। तुम्हें जो करना हो करो,
अदिति अब से यहीं रहेगी कहकर वहां से चला गया। उस दिन से अदिति सीमा का ख्याल रखने लगी। अगले दिन रेखा ने सीमा और अदिति को गाली दी। बस अदिति ने रेखा को खूब मारा। वो मार खाने के बाद रेखा ने सीमा से पंगे लेना छोड़ दिया। यूं जब भी रेखा सीमा को डांटती तो अदिति रेखा को पीटती। तब सुखदीप के घर में पूनम से जोशी। पूनम भाई, आपका प्लान तो बहुत ही बढ़िया रहा। अदिति रेखा के साथ फुटबॉल खेल रही है, लेकिन ऐसे और कितने दिन? भाई साहब, मैंने आपको कई बार समझाने की कोशिश की कि सीमा के लिए आपने रेखा को चुनकर गलती की है। मैं जानती थी कि वो बातों से नहीं मानेगी, इसीलिए मैंने अपनी सहेली अदिति को भेजा है वहाँ पे। तो तभी खत्म होगा जब रेखा सीमा को तंग करना छोड़ देगी, या फिर सीमा जब तक बड़ी ना हो जाए तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा भाई साहब। जोशी, तुम टेंशन ना लो। अदिति कोई मामूली औरत नहीं है, वो एक्स आर्मी है। उसके मार खाकर रेखा 6 महीने में ठीक हो जाएगी। सब हंसने लगे।